नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों के बीजेपी में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की संख्या घटकर 3 रह गई है, जबकि बीजेपी सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। जो 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल है। तो राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन सांसदों को बीजेपी के सदस्यों के रूप में दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी ने सभापति से 7 सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। संजय सिंह ने भी लेटर लिखकर उन्हें दल बदल कानून के उल्लंघन का दोषी बताते हुए अयोग्य घोषित करने की अपील की। तो संजय सिंह के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने एडवोकेट कपिल सिब्बल और लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य सहित कई संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक सबसे पहले पार्टी को प्रस्ताव पास करके दूसरी पार्टी विलय करना पड़ेगा। कोई भी सांसद दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। तो केजरीवाल की पार्टी 3 पर अटक गई है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो केजरीवाल की पार्टी 3 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं आपके 7 सांसदों ने बीजेपी में विलय की मंजूरी यहां पर दे दी है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद 106 से बढ़कर 113 अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए अविरल मलिक जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। 7 आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया है। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मजबूत होते हुए नजर आने का, मैं सोचता हूँ मजबूत होते हुए नजर नहीं आ रही है। मजबूत निश्चित रूप से है, और जहां तक विषय एक तरीके से मजबूत होने का, और जनता के द्वारा मजबूत की गई है। जनता ने हमें चुना है मजबूती के साथ, और हम जनता के हित में पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए जनता का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहा है, और मैं समझता हूँ भविष्य में बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है 7 सांसदों का, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है, और ये बड़ी बात है, और ये आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका है। और जहां तक विषय है एक तरीके से किसी को झटका होने का, किसी का लाभ होने का, मैं उस राजनीति के तहत नहीं, इस राजनीति के तहत स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं कि उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा जो आम आदमी के रूप में कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने के लिए चले थे, उस विचारधारा से वो हटे, उस विचारधारा से वो परे हुए। इसीलिए जो उनके साथी थे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर कट है कि हम पूर्ण रूप से जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं, और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद के आधार पे, गरीब एक तरीके से गरीबों के हित के आधार पे निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसीलिए चाहे राघव चड्ढा जी की बात हो, स्वाति मालीवाल जी की बात हो, और सभी अगर 7 लोगों की बात कर ली जाए, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और देश की सारी जनता पूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अच्छा, लेकिन अविरल जी, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने तो पत्र लिखकर उनकी सदस्यता रद्द करने तक की मांग कर दी। उन्होंने तो ये कहा कि दल बदल कानून के अंतर्गत इन्होंने जो किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर भी भटकाने का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। देखिए, अब वो टूट गए हैं एक तरीके से। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हुई है, और वो तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय आम आदमी पार्टी का, तो जमीन खो चुकी है। तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण ही बताएंगे, और वो एक तरीके से इसकी आलोचना ही करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो इसकी बड़ाई करेंगे, इसकी तारीफ करेंगे। उनकी पार्टी एक तरीके से टूट गई, बावजूद इसके वो तारीफ करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो इसकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उनकी बौखलाहट है, वो बौखलाए हुए हैं। और निश्चित रूप से सबको अपना विषय रखने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और पूर्ण रूप से आगे बढ़ी है, और वो उसी के आधार बढ़ी है क्योंकि हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रवाद की विचारधारा के आधार पे, विकास की विचारधारा के आधार पे, और जो हमारी पॉलिसीज है, न केवल उन्हें कागजों तक सीमित रखना, फाइलों तक सीमित रखना, बल्कि उन्हें जनता पे और एक तरीके से धरातल पे इंप्लीमेंट करने का काम हमारे नेतृत्व में हो रहा है। इसीलिए हमारे साथ पूर्ण रूप से लोग जुड़ रहे हैं। जी चलिए अविरल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो केजरीवाल की पार्टी 3 पर सिमट गई है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद 106 से 113 पर पहुंच गए। उधर कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अतीत में उसके खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया और अब ताज़ा घटनाक्रम से आप और अरविंद केजरीवाल का मुखौटा उतर गया है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने अपनी ये पुरानी बात फिर दोहराई कि दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को सहयोग करना एक गलती थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सहयोगी दलों के दबाव में आपके साथ सीटों का तोलमोल किया गया था। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में ये भी कहा कि केजरीवाल की पार्टी ने धन कुबेरों को धन के आधार पर राज्यसभा भेजा और अब इसका नाम अरबपति आदमी पार्टी हो जाना चाहिए। अजय माकन ने कटाक्ष किया कि जब धन कुबेरों को धन के आधार पर राज्यसभा देंगे तो यही हाल होगा जो अब हुआ है। उन्होंने कहा कि आप छोड़ने वाले 7 राज्यसभा सदस्यों में से हर एक की घोषित औसत संपत्ति 818 करोड़ 50 लाख 35 हजार और 420 रुपए है। उन्होंने आरोप लगाया कि शीला दीक्षित और मनमोहन सिंह को बदनाम करने की साजिश केजरीवाल ने रची थी। लेकिन एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा जिसके लिए मैं सबसे बड़ा दोषी आम आदमी पार्टी को मानता हूं। मेरी ये खुशकिस्मती है और शायद मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 2 बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंडर बतौर कैबिनेट मिनिस्टर काम किया है। एक शीला दीक्षित जी और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों ने मुझे अपनी कैबिनेट में मौका दिया और सिर्फ मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो दोनों के कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स था। और दोनों से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों से बेहतरीन काम करने वाला, समझने वाला और ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। और इस सदी में खास तौर पे हमारे 21वीं सदी के अंदर इस तरीके से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हम लोगों ने नहीं देखा है। अब उन लोगों को बदनाम करने की अगर साजिश किसी ने रची तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। आज इनके मुंह से मुखौटा उतर गया है। किस तरीके से ये शीश महल में रहते हैं, किस तरीके से पैसे लेकर के ये टिकटों का व्यापार करते हैं और किस तरीके से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से ना तो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ ना शीला दीक्षित जी के खिलाफ कुछ भी हो पा रहा था, तो उन्होंने एक प्रॉक्सी को आगे किया और वो प्रॉक्सी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देश के अंदर वहीं पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है। माकन ने बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया। आम आदमी पार्टी के रूप में एक प्रॉक्सी को आगे किया गया। ये बयान अजय माकन की तरफ से दिया गया। केजरीवाल के चेहरे से ये मुखौटा अब उतर गया है, ऐसा उन्होंने कहा। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर ये बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा प्रकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि पैसे वाले धन कुबेरों को राज्यसभा भेजोगे तो यही हर्ष होगा। तो कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी को एक प्रॉक्सी के रूप में आगे किया गया। उन्होंने कहा कि धन कुबेरों को राज्यसभा भेजा जाएगा तो यही हर्ष होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा कि शराब नीति घोटाला मामले में मैं हाईकोर्ट में न खुद पेश होऊंगा और ना ही कोई मेरी तरफ से दलील रखेगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्व सीएम ने जस्टिस स्वर्णकांता को लेटर भी लिखा। इसमें कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। इसकी वजह है कि जस्टिस स्वर्णकांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील के पैनल का हिस्सा हैं। इसमें साफ तौर पर हितों का टकराव दिखता है। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों बच्चों को केस देते हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच करीब 5,904 केस मिले। अगर जज के बच्चों का भविष्य सॉलिसिटर जनरल तय कर रहे हैं तो क्या जज साहिबा उनके खिलाफ फैसला सुना पाएंगी?
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में निचली अदालत ने केजरीवाल समेत 24 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस की सुनवाई कर रही हैं। केजरीवाल उन पर हितों के टकराव का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में उन्हीं को हटाने की याचिका लगाई तो केजरीवाल ने खुद इस केस की पैरवी की। 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता ने यह याचिका खारिज कर दी। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते। उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में भव्य रैली की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी की एकमात्र रणनीति गाली गलौज करना, धमकियां देना और झूठी बातें फैलाना ही दिखाई देती हैं। उन्होंने मोदी संवैधानिक संस्थाओं और यहां तक कि सशस्त्र बलों को भी अपने अपमानजनक बयानों से निशाना बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं ने बंगाल की जनता को भी डराया धमकाया है। हालांकि पिछले 15 सालों में अपने कामों या उपलब्धियों का कोई भी ब्यौरा टीएमसी नेता ने नहीं दिया है। पीएम मोदी ने बैरकपुर में कहा कि टीएमसी के पास बंगाल के भविष्य के लिए कोई रोड मैप नहीं है। टीएमसी ने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं बताया। उनके पास न विजन है न कुछ करने की नीयत। टीएमसी के सिंडिकेट को हराना ही होगा और टीएमसी के राज्य में बम फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं। उधर पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने गोघाट में उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब मिताली बाग गोघाट से आरामबाग में अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने जा रही थी। हमले में कार के शीशे टूट गए। सांसद और उनके ड्राइवर को चोट आई है। दोनों को आरामबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीएमसी ने अपने एक्स हैंडल में लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने धमकी दी थी कि जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। उसी के बाद यह हमला हुआ। टीएमसी ने आरोप लगाया कि मिताली बाग पर बीजेपी समर्थकों ने हमला किया। उनकी कार में तोड़फोड़ की गई और शीशे तोड़ दिए गए, जिससे कांच के टुकड़े उनके शरीर में लगे। पार्टी ने इसे एक निर्वाचित सांसद की जान लेने की कोशिश बताया और कहा कि यह हमला सीधे तौर पर अमित शाह के बयान के बाद हुआ। टीएमसी का आरोप है कि यह घटना बीजेपी के हार की आशंका के बीच हुई है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने एक बंगाली न्यूज चैनल की तरफ से प्रसारित एक वीडियो के क्लिप का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। कमीशन का यह दखल ऐसे समय में आया है जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है, क्योंकि राज्य में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस दखल ने मुख्यमंत्री के बयानों के विषय और संदर्भ को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। एनसीएससी की डायरेक्टर ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला और पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि कमीशन
ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले की जांच पड़ताल करने का फैसला किया है। इस पत्र की एक कॉपी IANS के पास भी मौजूद है। इसमें कमीशन ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश भी दिया है कि वो नोटिस मिलने के 3 दिनों के अंदर दत्ता को एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपे। ममता बनर्जी के खिलाफ NCSC का नोटिस जारी हो गया और उन पर अनुसूचित जाति पर टिप्पणी का आरोप है। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की और इसे एक क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। इसके साथ ही लद्दाख में अब मौजूदा 2 जिलों के बजाय 7 जिले हो जाएंगे। मौजूदा 2 जिले लेह और कारगिल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में LG ने कहा कि उन्होंने 5 जिलों के गठन के लिए अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे लोगों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। LG ने कहा कि लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैंने लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण के लिए अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। 5 नए जिलों नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास के निर्माण के साथ लद्दाख में अब मौजूदा 2 जिलों के बजाय 7 जिले हो जाएंगे। वहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक के रूप में अब डॉक्टर निखिल टंडन को कमान सौंपी गई है। डॉक्टर टंडन को यह जिम्मेदारी एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास के नीति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के बाद सौंपी गई है। डॉक्टर निखिल एम्स फैकल्टी में काफ़ी वरिष्ठ हैं और एम्स के नए निदेशक के रूप में इनके नाम का अनुमान भी लगाया जा रहा था। बता दें कि डॉक्टर निखिल टंडन एम्स के एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म विभाग के HOD और प्रोफेसर थे। इसके अलावा इन्हें डीन एकेडमिक्स की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई थी और जिसे वो लंबे समय से निभा भी रहे थे। तो एम्स की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास को नीति आयोग के स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त होने के बाद एम्स की जिम्मेदारियों से रिलीव किया जाता है और उनकी जगह अब एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के HOD और डीन एकेडमिक्स डॉक्टर निखिल टंडन बतौर निदेशक जिम्मेदारियां संभालेंगे और अपने पुराने कामों को भी करते रहेंगे। वहीं रिश्वतखोरी के केस में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के 11 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय तलाशी अभियान चला रही है। यह कार्रवाई सुबह शुरू हुई। भुल्लर के चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाभा और जालंधर में स्थित 11 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। ये जगहें आरोपी भुल्लर और उसके साथियों और संदिग्ध बेनामीदारों से जुड़ी है। मालूम हो कि DIG भुल्लर को पिछले साल 8 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके ठिकानों पर हुई छापेमारी में 7 करोड़ से ज़्यादा रुपए कैश मिले थे। आज भुल्लर के ठिकानों पर चल रही ED की रेड CBI ACB द्वारा दर्ज किए गए मूल अपराधों से जुड़ी है। इन अपराधों में एक बिचौलिए के जरिए किसी आपराधिक मामले को निपटाने के लिए अवैध रिश्वत मांगने के आरोप शामिल है। साथ ही आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति का पता भी चला है। मिली जानकारी के अनुसार भुल्लर और उसके करीबियों के चंडीगढ़ में स्थित 2, लुधियाना में स्थित 5, पटियाला में स्थित 2 के साथ साथ नाभा और जालंधर में स्थित 1-1 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। तो देश में भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। महाराष्ट्र का अकोला 46.9 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। अमरावती 46.8 डिग्री सेल्सियस, बांदा 46.6 डिग्री सेल्सियस, वर्धा और बाड़मेर 46.4 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर और यवतमाल 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हीट वेव की चपेट में है। यूपी के 60 जिलों में लू का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहली बार तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। इंदौर, भोपाल में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में गर्मी के चलते 12वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार के 8 जिलों में रविवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। यहाँ गर्मी से 2 मौतों की खबर है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में आंधी और बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीट वेव चलेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्म रातें रहने की भी आशंका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा गर्म और उमस भरा मौसम हो सकता है। वहीं रूस की सरकारी मीडिया ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिलने का प्लान बना रहे हैं। अरागची आज रूस की यात्रा पर हैं। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद रूस और तेहरान के रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हम बातचीत करने के मकसद से अरागची के रूस आने को कंफर्म करते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। अरागची पुतिन से मिलेंगे। इस दौरान अमेरिका से बातचीत, सीज फायर और आसपास के डेवलपमेंट के लेटेस्ट स्टेटस पर रूसी अधिकारियों से सलाह लेंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अरागची रविवार को ही इस्लामाबाद से रूस के लिए निकल चुके थे। अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर को लेकर अनिश्चितता
के बीच 3 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे अब्बास अरागची ने रविवार को पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। वहीं जापान में एक बार फिर जोरदार भूकंप आया है। जापान में तड़के जलजला से धरती कांप उठी। धरती के डोलते ही लोगों के बीच हाहाकार मच गया। भूकंप के झटकों से डरे लोग अपने घरों से निकल बाहर की ओर भागने लगे। राहत की बात यह है कि अभी तक सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और इस भूकंप में अब तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक उत्तरी जापान के होकाइडो में सोमवार तड़के 6.1 तीव्रता का एक शुरुआती भूकंप आया। भूकंप काफ़ी ज़ोरदार था। काफ़ी देर तक घर में रखी चीज़ें हिलने लगी। लोगों की नींद भी भूकंप के झटके से ही खुली। हालांकि जापान में आए इस भूकंप में अभी तक किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।